गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सुहैल और मैं हूं ज़फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इंडियंस और पाकिस्तानी ये देखो। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। किसी कारणवश श्री नेहरू जी ने कहा कि रुक जाओ। अगर वो 3 दिन और रुकते तो पूरा कश्मीर वापस आ जाता भारत में। उन्होंने रोक दिया आर्मी को और उन्होंने कहा कि हम यूएन जाएंगे। वी डोंट बिलीव इन वायलेंस, हम सिविलाइज तरीके से इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेंगे। आज तक डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं हुआ है। लोग बोलते हैं कि भारत और पाकिस्तान में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका कारण कश्मीर है। ये सच नहीं है। हाइपोथेटिकली भारत कश्मीर पाकिस्तान को दे देता है तो क्या बंद हो जाएगा टेररिज्म और ये सब? नहीं। अगर भारत को एज एन एनिमी पोर्ट्रे नहीं करेंगे तो उनका रीजन फॉर बीइंग नहीं रहेगा कुछ भी। अगर इंडिया चाइना वॉर सच में हुई हाँ। और दोनों साइड से अटैक हुए, आपको लगता है यूएसए भी भाग लेगा इस युद्ध में? नहीं, बिल्कुल नहीं। पॉपकॉर्न। दोस्तों, अभिजीत चावड़ा के साथ एक और जियो पॉलिटिक्स एपिसोड में आपका स्वागत है। इस एपिसोड के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। ये पार्ट 2 है हमारे जियो पॉलिटिक्स स्पेशल का, इंडिया पाकिस्तान स्पेशल एपिसोड का। पहले हमारी इंटेंशन ये थी कि इस इंडिया पाकिस्तान एपिसोड को डिवाइड ना करें। एक ही एपिसोड में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में हमने सोचा था कि बात करेंगे, पर अभिजीत चावड़ा सर की नॉलेज ही इतनी ज़्यादा है कि वी हैड टू डिवाइडेड, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी एपिसोड बन चुका था। आई डू रेकमेंड कि आप पहले पार्ट 1 देखें, जहां हमने महात्मा गांधी की बातें करी, मोहम्मद अली जिन्ना की बातें करी और बहुत कुछ हार्ड हिटिंग टॉपिक्स पर टच अपॉन किया। आई होप यू एंजॉयड दैट एपिसोड। पार्ट 2 में आपका स्वागत है, जहां इंडिया और पाकिस्तान के प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में बातें करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम इमीडिएटली पोस्ट इंडिपेंडेंस। 1947 के बाद क्या हुआ हम जानेंगे इस एपिसोड में। अभिजीत चावड़ा ऑन द रणवीर शो हिंदी। अभिजीत चावड़ा सर, इस जियो पॉलिटिक्स के स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है फिर से। थैंक यू वेरी मच। इस एपिसोड के प्रीक्वल में हमने प्री इंडिपेंडेंस इंडिया और पाकिस्तान के बारे में बहुत बातें करी। हाँ। और 1947 में दोनों देशों का माहौल क्या था, इन चीज़ों के बारे में बातें करी। आई एम श्योर कि लोगों ने उस एपिसोड को एक इमोशनल पर्सपेक्टिव से देखा होगा, एंड आई एम श्योर वी हैव ऑफेंडेड पीपल इन दैट एपिसोड, पर आई थिंक दिस एपिसोड विल ऑफेंड इवन मोर पीपल। आई एम श्योर इट विल, क्योंकि ये दोनों एपिसोड्स का पर्पस यही है कि हमें ऑडियंस को ये बताना है कि उनकी हिस्ट्री बुक्स शायद से कुछ एरियाज में गलत हो सकती हैं। मोर इम्पॉर्टेंटली, जो आज के न्यूज़ चैनल्स दिखाते हैं वो भी शायद गलत हो सकते हैं। मोर ओवर, जो आपके ओपिनियंस अबाउट द फ्यूचर वो भी गलत हो सकते हैं एज इंडियन एंड पाकिस्तानी सिटीजन्स। ये पॉडकास्ट ना ही इंडियन सिटीजन्स के अगेंस्ट है, ना ही पाकिस्तानी सिटीजन्स के अगेंस्ट है। पहले हम एक ही हुए करते थे, आज भी यहाँ के सिविलियंस, पाकिस्तान के सिविलियंस एक जैसे ही है। पर पॉलिटिकल एंगल से बात की जाए, जियो पॉलिटिकल एंगल से बात की जाए, तो आज इन दोनों देशों में बहुत कुछ हो रहा है। इट्स नॉट जस्ट द कश्मीर सिचुएशन, इट इज़ ऑल्सो कि अफ़गानिस्तान में क्या हो रहा है, इंटरनेशनल क्या हो रहा है, यूक्रेन रशिया वॉर के इम्पैक्ट्स क्या है हमारे दो देशों पर। तो इन सब चीज़ों के बारे में बातें करेंगे सर। इस कहानी की शुरुआत कहाँ से करें? 1947 से करें? चलिए 1947 से ही लेते हैं। तो इस वर्ष में दोनों देशों का जन्म हुआ, सो टू से, एज मॉडर्न नेशन स्टेट्स। पहले एक ही भारतवर्ष था, अब उनका बंटवारा हो गया, एक ईस्ट पाकिस्तान हो गया, एक वेस्ट पाकिस्तान हो गया, और फिर आगे बढ़ी कहानी। तो हमारे भारत में नेहरू जी प्रधानमंत्री बने और पाकिस्तान में जिन्ना जी शुरुआत में थे, उसके बाद और भी लोग आए। तो इन डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन ओवरऑल ट्रेजेक्टरी क्या हुई इन दोनों देशों की वो हम देखेंगे। तो भारत को उस समय बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जियोपॉलिटिकली एक मेजर प्लेयर बनने की, क्योंकि इतना बड़ा पॉपुलेशन था, बहुत पोटेंशियल दिख रहा था सबको भारत के अंदर। तो उस समय जो 1950s में यूएसए और यूएसएसआर ने भारत को वो चाहते थे दोनों कि भारत का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहे ग्लोबल अफेयर्स में। उस समय कोल्ड वॉर शुरू हो गया था, तो यूएसए और यूएसएसआर अपोजिट कैंप्स में थे। फिर भी दोनों चाहते थे कि भारत एक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बने। तो
इस ऑफर को भारत को किया गया 2-3 बार कम से कम। 1950 में शायद यूएस ने किया था, 1955 में यूएस और यूएसएसआर दोनों ने किया था, लेकिन हमारे महान प्रधानमंत्री श्री नेहरू जी ने फॉर वॉट एवर रीज़न मना किया, इनकार किया। उन्होंने कहा कि प्लीज़ चाइना को पहले दीजिए, चाइना को पहले बिठाया, फिर हमें हमारी बात करते हैं। उनका लॉजिक क्या था अकॉर्डिंग? मुझे आज तक पता नहीं उनका लॉजिक क्या था। उनके इंटेंशंस क्या थे? उनके इंटेंशंस हिंदी चीनी भाई भाई के थे, और शायद चाइना को बड़ा भाई समझते थे। मुझे पता नहीं उनका एग्जैक्टली क्या मोटिव था ये करने का, लेकिन उन्होंने इंसिस्ट किया कि प्रायोरिटी आप चाइना को दीजिए, भारत को बाद में दीजिए। तब चाइना में सिचुएशन क्या थी? चाइना में उस समय माओ त्से-तुंग स्ट्रॉन्ग मैन थे, और चाइना को नया नया इंडिपेंडेंस मिला था, जो उन्होंने छीन के लिया था। कम्युनिस्ट पार्टी ने कुओमिंतांग को हराकर पावर कैप्चर किया था। चाइना पूरा टूटा फूटा देश था, और वो रीबिल्डिंग चालू था उस समय। और माओ त्से-तुंग वॉज अ वेरी क्लियर गाय। उनको बहुत क्लैरिटी थी कि किस दिशा में उनके देश को लेके जाना है। वो दिशा अच्छी हो या बुरी हो वो अलग बात है, लेकिन वो क्लियर थे कहाँ जाना है। नेहरू जी बहुत क्लियर थे कि हमें कुछ नहीं करना है, इकोनॉमी को कुछ नहीं बढ़ाएंगे, हम जियोपॉलिटिकली नॉन अलाइंड हो जाएंगे फॉर वॉट एवर रीज़न, और पता नहीं और क्या क्या। तो अमेरिका ने बहुत प्रयास किया भारत को कन्विंस करने को कि भाई आप यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर बन जाइए। यूएसएसआर ने भी वो इन्विटेशन दिया, भारत ने मना किया। फिर अर्ली 1960 या 61 में श्री कैनेडी ने भारत को ऑफर किया कि हम आपको न्यूक्लियर वेपन्स टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे, आप एशिया के पहले देश बन जाइए जो न्यूक्लियर टेस्ट करे, एंड यू विल बिकम अ न्यूक्लियर पावर। तो नेहरू जी गुस्सा हो गए कि हम तो क्या बोलते हैं नॉन वायलेंट देश है, हम इन सब चीज़ों में मानते नहीं है। उसके बाद यूएस का और भारत का पूरा ब्रेकअप हो गया एसेंशियली, लाइक यू वुड से। और यूएस समझ गया कि भारत को बिल्कुल भी, मतलब नेहरू जी को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है पावर में और प्रोग्रेस में। और फिर एज वी नो कि 1960 ये ऑफर मना करने के 2 साल बाद ही, 1-1.5 साल बाद ही इंडिया चाइना वॉर हो गया। अगर उस समय भारत के पास न्यूक्लियर वेपन होते तो चाइना कभी भी आक्रमण नहीं करता भारत पर। एनीवे, ये सिचुएशन था। फिर भारत का उनका समझ गया कि कुछ चाहता नहीं है भारत, फिर वो पाकिस्तान की तरफ गए, यूएस। और उस समय पाकिस्तान भी बहुत ही वो भी पार्टीशन से निकल चुका था देश, और इतना कुछ उसका अच्छा चल नहीं रहा था। तो यूएस ने पाकिस्तान को वो किया और अच्छे रिलेशंस बनाए, और इवेंचुअली 1970s में अगर आप जाएंगे तो यूएस और चाइना का जो राप्रोशमो हुआ, उस समय पाकिस्तान ने बहुत इम्पोर्टेंट मीडिएशन का रोल उसमें प्ले किया था। और 1971 में जब भारत और पाकिस्तान का वॉर हुआ था, तब यूएस ने पाकिस्तान का साथ दिया, किसिंजर और निक्सन ने। और वो जानते थे कि ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तान क्या कर रहा है, जेनोसाइड कर रहा है। मिलियंस ऑफ पीपल, मिनिमम 1 मिलियन पीपल मारे गए। उनको कुछ दे वर ओके विद इट, बिकॉज भारत उनका भी एडवर्सरी हो गया था, क्योंकि भारत उस समय यूएसएसआर के कैंप में चला गया था। सो पाकिस्तान वाज फर्मली इन द यूएस कैंप, भारत फर्मली यूएसएसआर के कैंप में था। आई थिंक ऑडियंस को यूएसएसआर की सिचुएशन भी थोड़ी समझानी चाहिए। हाँ. कि बिकॉज दे हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टू दिस स्टोरी। जो इंडिया पाकिस्तान वॉर्स हुए, वहाँ भी एक कोल्ड वॉर का एलिमेंट डेफिनेटली था। तो पहले आप वो थोड़ा सा कोल्ड वॉर का एंगल भी समझा दो। जी ज़रूर। तो 1945 में दूसरे विश्व युद्ध का अंत हुआ, और इमीडिएटली कोल्ड वॉर शुरू हो गया, क्योंकि उस समय इतना समझ गया था पूरे दुनिया को कि 2 बड़े पावर्स हैं, एक है यूएसएसआर, दूसरा है यूएस। और वेस्टर्न यूरोप में सबसे बड़ा पावर यूएस था, ना कि जर्मनी या फ्रांस या यूके। यूएस सबसे बड़ा पावर था, क्योंकि उनका परमानेंट ऑक्यूपेशन जर्मनी में था और इटली में भी था। तो फिर ये दोनों अभी टेरिटोरियल एक्सपांशन करने लगे। सो उसके लिए आयरन कर्टन आ गया। ईस्टर्न ब्लॉक ऑफ कंट्रीज, वॉर्सो पैक्ट का कंट्रीज हो गया, जो यूएसएसआर के कैंप में थे यूरोप में, और बाकी नेटो और ईयू हो गया। इवेंचुअली ईयू भी बना हो। तो ये 2 बड़े कैंप्स हो गए, और इन दोनों में हॉट वॉर तो नहीं था, लेकिन कंप्लीट कोल्ड वॉर था। मतलब फुल एस्पियोनाज चल रहा था, सबोटाज चल रहा था, और एक दूसरे को इकोनॉमिकली आउटपेस करने की कोशिश थी। स्पेस रेस भी था, बहुत कुछ है, बहुत सारे अलग अलग एंगल्स थे इसमें। मतलब युद्ध नहीं कर रहे थे, पर अलग तरीकों से पैसों के युद्ध कर रहे थे, वेपन्स को एक्यूमुलेट कर रहे थे, युद्ध बाय अदर मीन्स कर रहे थे, एक्सेप्ट फॉर हॉट फायरिंग, काइनेटिक फायरिंग। तो इसमें फिर ये पूरा जो सिचुएशन है, ये कॉन्फ्लिक्ट ग्लोबली स्प्रेड हो गया, क्योंकि चाइना वॉज अ कम्युनिस्ट कंट्री। चाइना एक उस समय कम्युनिस्ट कंट्री था, और माओ त्से-तुंग स्टालिन के बहुत बड़े एडमायरर थे। तो
यूएसएसआर और चाइना का उस समय काफ़ी क्लोज रिलेशन था कुछ समय के लिए, अनटिल मिस्टर स्टालिन डाइड। और जापान यूएस कैंप में था क्योंकि वो यूएस ऑक्यूपेशन में है। कोरियन वॉर हो गया तो नॉर्थ कोरिया चाइनीज़ कैंप में चला गया, साउथ कोरिया यूएस कैंप में चला गया। और फिर वियतनाम कॉन्फ्लिक्ट हुआ। मैं थोड़ा आगे पीछे हो रहा हूँ लेकिन ओवरऑल सिचुएशन आपको समझेगा। तो वियतनाम में भी कम्युनिस्ट थ्रेट दिख रहा था यूएस को, तो वो वहाँ चले गए, इवेंचुअली वो वहाँ से हार के आए। और सिमिलरली इंडिया सोवियत कैंप में था बिकॉज मिस्टर नेहरू को यूएसएसआर ज़्यादा पसंद था, ही वॉज अ फेबियन सोशलिस्ट। और पाकिस्तान पैसे के लालच में यूएस कैंप में चला गया क्योंकि उसको जो चाहिए था वो मिल रहा था। और जो आपने कहा कि प्रेसिडेंट केनेडी ने भी एक ऑफर किया था नेहरू को, इट वाज अ वे टू गेट इंडिया इनटू द यूएस कैंप। डेफिनेटली क्योंकि यूएस उस समय कम्युनिज्म को बहुत बड़ा थ्रेट परसीव कर रहा था। आई थिंक कोल्ड वॉर का लॉजिक ही ये था कि डेमोक्रेसी वर्सेस कम्युनिज्म की फाइट थी। यस, हमारी आइडियोलॉजी ज्यादा बेहतर है, नहीं हमारी आइडियोलॉजी ज्यादा बेहतर, हमारा वे ऑफ लाइफ बेटर है, तुम्हारा वे ऑफ लाइफ बेटर, किसका बेटर है। सो पब्लिक के सामने इट इज कम्युनिज्म वर्सेस डेमोक्रेसी का वो ब्लैक एंड व्हाइट, गुड वर्सेस बैड ऐसा पोर्ट्रे करना पड़ता है। तो ये था, बट एक्चुअली इट वाज अ बैटल ऑफ एम्पायर्स। दो एम्पायर्स थे, कौन सा एम्पायर वर्ल्ड को डोमिनेट करेगा। ईगो बैटल, ईगो एंड मटेरियल कंक्वेस्ट एंड मटेरियल कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज, ऑफ वेल्थ, ऑफ टेरिटरी, एक्चुअल वो बैटल था। और टेक्निकली यूएस जीता, इवेंचुअली यूएस जीता 1991 में। यस, आई मीन लेट 80s अर्ली 90s में यूएस इवेंचुअली जीत गया। दे वर एबल टू इंजीनियर द ब्रेकअप ऑफ यूएसएसआर। कमिंग बैक टू इंडिया सर, थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक है पर कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करनी चाहिए आई फील, क्योंकि दैट इज ऑल्सो एन आउटकम इन सम वेज ऑफ द कोल्ड वॉर। कि कॉन्फ्लिक्ट आज तक चल रहा है, मतलब इतने सालों से चल रहा है। दोनों देशों के टेक्स्ट बुक्स में कश्मीर के अलग अलग मैप दिखाई जाते हैं। पाकिस्तानी सिविलियंस एक मैप को मानते हैं, इंडियन सिविलियंस एक मैप को मानते हैं। तो इस कॉन्फ्लिक्ट की हिस्ट्री क्या है? ये कॉन्फ्लिक्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ, स्पेशली पार्टीशन के टाइम क्या हुआ था? पार्टीशन के समय ये हुआ था कि प्रिंसली स्टेट्स को चॉइस दिया गया था कि आप इंडिपेंडेंट रहो या फिर इंडिया में आओ और फिर पाकिस्तान में रहो। तो सरदार पटेल ने सबको यूनिफाई करके कैसे भी बाय हुक और बाय क्रुक यूनिफाई किया इंडिया के अंदर। अब कुछ स्टेट्स थोड़ा सोच रहे थे, डिले कर रहे थे। तो ये जो महाराजा थे हरी सिंह जी कश्मीर के, वो थोड़ा सा डिले कर रहे थे। फिर उन्होंने जो डॉक्यूमेंट है, एक्सेशन डॉक्यूमेंट कहते हैं शायद उसको साइन किया एंड ही ऑफिशियली डिक्लेयर्ड दैट कश्मीर इज पार्ट ऑफ इंडिया, महाराजा हरी सिंह जी। उसके बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान की आर्मी ने आक्रमण किया, जो रेंजर्स भेजे और कबीले वाले भेजे और पता नहीं क्या क्या इरेगुलर ट्रूप्स भेजे, और मीरपुर और जो अभी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहाँ पर भयानक अट्रोसिटीज़ की, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लोगों को मार दिया, मे बी मोर देन दैट। और ये सब शुरू हुआ बिकॉज ऑफ ब्रिटिश इन्वॉल्वमेंट। वहाँ पर कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स थे जिन्होंने पाकिस्तान का फ्लैग लगा दिया एंड देन दे इंसाइटेड द पाकिस्तानीज टू टेक ओवर। और भारत का रिस्पॉन्स थोड़ा सा डिलेड था, लेकिन भारत की आर्मी इन्वॉल्व हो गई और वापस आगे बढ़ने लगे। फिर किसी कारणवश श्री नेहरू जी ने कहा कि रुक जाओ। अगर वो 3 दिन और रुकते तो पूरा कश्मीर वापस आ जाता भारत में। उन्होंने रोक दिया आर्मी को और उन्होंने कहा कि हम यूएन जाएंगे, वी डोंट बिलीव इन वायलेंस, हम सिविलाइज तरीके से नेगोशिएटिंग टेबल पर इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेंगे। आज तक डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं हुआ है। तो यूएन में एक रेजोल्यूशन पास किया गया कि पाकिस्तान मस्ट विथड्रॉ अपने ट्रूप्स उस ऑक्यूपाइड टेरिटरी से, और फिर कश्मीर में प्लेबिसाइड होना चाहिए, मतलब रेफरेंडम कि आपको कहाँ जाना है। फर्स्ट कंडीशन, पाकिस्तान मस्ट विथड्रॉ इट्स ट्रूप्स दैट आर इन ऑक्यूपेशन, इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। तो ये पाकिस्तानीज बोलते हैं कि आप रेफरेंडम क्यों नहीं कराते, यूएन रेजोल्यूशन ने कहा गया है रेफरेंडम कीजिए, लेकिन वो कन्वीनियंटली इस बात को साइडलाइन करते हैं कि पहला कंडीशन है आप पहले वहाँ से विथड्रॉ कीजिए। सो दैट इज द रूट ऑफ द कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट। नेहरू जी ने फॉर सम रीजन इंडियन आर्मी को आगे जाने नहीं दिया, वरना सब कुछ खत्म हो जाता उसी समय। तो ये सब है। और जो लोग बोलते हैं कि भारत और पाकिस्तान में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका कारण कश्मीर है, ये सच नहीं है। अगर कल हाइपोथेटिकली भारत कश्मीर पाकिस्तान को दे देता है तो क्या बंद हो जाएगा टेररिज्म और ये सब? नहीं, पाकिस्तान विल नेवर बी हैप्पी अंटिल दे डिस्ट्रॉय इंडिया। उनका लॉन्ग टर्म प्लान यही है, उनके जनरल्स का, उनकी आर्मी का। क्योंकि अगर भारत को एज एन एनिमी पोर्ट्रे नहीं करेंगे तो उनका रीजन फॉर बीइंग नहीं रहेगा कुछ भी। उनका लेजिटिमेसी एक ही चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है कि भारत इज ए एनिमी,
तो ऐसा वो बार बार बोलते रहे हैं। आर्मी के नैरेटिव का नैरेटिव है ये। मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि मुझे दुबई में काफ़ी सारे पाकिस्तानी भाई मिले जिनके साथ मैंने पॉलिटिक्स के बारे में बात करी। अच्छा। उन्होंने ये कहा कि अकॉर्डिंग टू अस एज एन अकॉर्डिंग टू देम, उनके अनुसार भारत और पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा फर्क है कि भारत में द आर्मी सर्व्स एज द आर्मी, वहाँ the Pakistani army also serves as the governing body and owns businesses and owns a lot of other things. बहुत कुछ है, बहुत पोल खुलने की बात है इनकी। बहुत कंट्रोल है आर्मी का, and I think the control is due to power and power is not demanded, it is commanded. तो ये उन्होंने नहीं कहा, ये मैं कह रहा हूँ कि power is not demanded, it's commanded. I feel कि अगर आपको बहुत सारे लोगों को, जैसे कि एक पूरे देश के पॉपुलेशन को, एक देश के मासेस को कंट्रोल करना है, तो आपको एक स्टोरी बनाने की ज़रूरत होती है, एक ब्रांडिंग बनाने की ज़रूरत होती है। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू व्हाट यू सेड कि शायद ये कंजेक्चर है, बट शायद पाकिस्तानी आर्मी इंडिया को एज द एनिमी पोर्ट्रे कर रही है पूरे देश के सामने, और वहाँ के मीडिया को भी शायद कंट्रोल कर रही है। इसे मीडिया भी कह रहा है कि हाँ इंडिया अपना दुश्मन है, एंड that is what's continuing the conflict. Yes. To maintain the power of the Pakistani army. Yes, it is the lie that they have been spreading since day one, since 47, कि इंडिया हमारा existential threat है। जब तक भारत एक यूनिफाइड कंट्री है, एक पावरफुल कंट्री है, वी कैन नेवर लिव इन पीस। ये अपने सिटीजन्स को बार बार 1947 से आज तक यही कहानी हर रोज दोहरा रहे, वाया द मीडिया, वाया द न्यूज़पेपर्स, वाया टीवी, वाया ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंट मीडिया। तो ये बात है। अभी जो पाकिस्तानी आर्मी का जो कंट्रोल है पाकिस्तान के देश के ऊपर, इट इज़ बेस्ड ऑन टू थिंग्स। फर्स्ट, फोर्स, उनके पास मैन पावर है, दे हैव ऑल द वेपन्स एंड दे कैन डू व्हाटएवर दे वांट, ये पहली बात है। दूसरा है पावर ऑफ नैरेटिव, और तीसरा है पावर ऑफ इंडोक्ट्रिनेशन। जो उन्होंने टेक्स्ट बुक्स चेंज किए हैं और सब कुछ, जियाउल हक के समय से पूरा कंट्री रेडिकलाइज कर दिया। सो दीज आर द थिंग्स दे हैव यूज्ड पाकिस्तान के सिविलियन पॉपुलेशन को पैसिफाई और कंट्रोल करने के लिए। और जो भी इंटेलिजेंट व्यक्ति पाकिस्तान में वो दिखता है, दे नो दिस, बट दे कैन नॉट स्पीक इट अप, दे कैन नॉट ओपन देयर माउथ। बाहर जाके शायद बोलेंगे अगर उनको डर नहीं है तो ये बात है। तो दिस इज द नैरेटिव इन इंडिया, द नेशन हैज़ एन आर्मी। इन पाकिस्तान द आर्मी हैज़ अ नेशन। उल्टा है, दे ओन द नेशन एंड द पीपल आर जस्ट वेल पपेट्स। ये सिचुएशन चेंज होगी आपके अकॉर्डिंग? ये सिचुएशन इसलिए है क्योंकि बड़े पावर्स ऐसा सिचुएशन चाहते हैं। अमेरिका, मोस्टली अमेरिका था। जैसे मैंने कहा कि उन्होंने पहले भारत को वो किया था, भारत ने मना किया, रिबफ किया उनको, फिर उन्होंने पाकिस्तान से अच्छे रिलेशंस बनाए, एंड सिंस देन पाकिस्तान हैज़ बीन अ क्लाइंट स्टेट ऑफ द यूएस। तो पाकिस्तान एसेंशियली एक यूएस टूल था टू यूज अगेंस्ट इंडिया, टू यूज अगेंस्ट द यूएसएसआर ऑल्सो इन अफगानिस्तान। तो ये जियो पॉलिटिक्स चल रहा था। अभी रिसेंटली यूएस अफगानिस्तान से निकल गया और यूएस पाकिस्तान के रिलेशंस बहुत ख़राब हो गए हैं अभी। तब से पाकिस्तान चाइना का क्लाइंट स्टेट हो गया है। सो पाकिस्तान इज़ अ टूल इन अदर कंट्रीज आर्मरी टू यूज अगेंस्ट इंडिया। भारत को दोनों देश बड़ा और पावरफुल देश देखना नहीं चाहते हैं, तो भारत को परमानेंटली डिस्टेबलाइज और ऑफ बैलेंस रखने के लिए पाकिस्तान बहुत वैल्यूएबल एसेट है उनके लिए। जब तक पाकिस्तान का ये वैल्यू है तब तक ये आर्मी को सपोर्ट मिलता रहेगा बाहरी देशों से, बड़े देशों से। और इसीलिए पाकिस्तान आज एक न्यूसेंस है भारत के लिए, न्यूक्लियर पावर्ड न्यूसेंस। हम जो बात कर रहे थे कि 1970s में ये होने लगा, लेट्स गो बैक टू द टाइमलाइन एंड देन काइंड ऑफ गेट अ रिकैप ऑफ कि 70s और 80s और 90s में हुआ क्या। तो 70s में एज वी नो 71 का वॉर हुआ। इट वाज अ डिजास्टर पाकिस्तान के लिए, बहुत ही शर्मनाक चीज़ थी। ऑलमोस्ट 1 लाख सोल्जर्स ने मैसिव सरेंडर किया बांग्लादेश में। बांग्लादेश अलग हो गया, बच गया वो पाकिस्तानियों से, ठीक है। उसके बाद 1974 में फॉर सम रीज़न भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया, तो भारत एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन गया। लेकिन फिर हमने वो न्यूक्लियर प्रोग्राम को बिठा दिया, शेल्व कर दिया। हमारे लीडरशिप ने कहा कि ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन था। फिर जब भारत ने ये किया तो पाकिस्तानी लीडरशिप, उस समय कौन थी, भुट्टो था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उसने कहा कि हम भी न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे, हमको घास खाना पड़े तो घास खाएंगे लेकिन हम न्यूक्लियर वेपन अक्वायर करेंगे। और फिर इस क्वेस्ट में उनको वेस्टर्न कंट्रीज़ ने उनको हेल्प किया। उनका ये साइंटिस्ट था अब्दुल कादिर खान, AQ खान, डॉक्टर AQ खान, वो कहीं से ब्लूप्रिंट्स लेकर आ गया सेंट्रीफ्यूजेस के, रिएक्टर्स के और व्हाटएवर। और फिर कहीं से फिसाइल मटेरियल मिला उनको, यूरेनियम,
to whichever one it was, and they were able to acquire the components nuclear weapons program बनाने के लिए. काहुता रिएक्टर बनाया उन्होंने. उसमें चाइनीज़ हेल्प भी था. उनको मिसाइल टेक्नोलॉजी नॉर्थ कोरिया के थ्रू भी मिली. बहुत कुछ ये सब प्रोलिफरेशन हुआ और वेस्ट को ये सब मालूम था. वेस्ट मतलब यूएस. अभी लेट 1970s या लेट 1970s में ज़िया उल हक ने कू किया पाकिस्तान में. ज़िया उल हक एक पाकिस्तानी जनरल था आर्मी का. उसने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को आउस्ट किया और उसको हैंग कर दिया फॉर वॉट एवर रीज़न. एग्जैक्टली क्या एक्सक्यूज़ था डजेंट मैटर, उसको हैंग कर दिया. और फिर उसने क्या किया कि वो यूएस का बहुत बड़ा क्लाइंट बन गया. यूएस ने उसको थोड़े पैसे ऑफर किए. उसने बोला व्हाट इज दिस इज पीनट्स, आई नीड द रियल मनी. एंड देन ही वाज एबल टू एक्वायर गुड बिग मनी फॉर पाकिस्तान फॉर हिमसेल्फ इन हिज आर्मी. एंड उसके बदले में उसने ये सो कॉल्ड मुजाहिदीन ट्रेनिंग कैंप्स शुरू किए टू ऑफसेट द यूएसएसआर's एक्टिविटीज इन अफगानिस्तान. तो पाकिस्तान लिंचपिन बन गया इन द opposition or resistance to the USSR's occupation of Afghanistan. तो ये 10 वर्ष के आसपास अफगान वॉर चला, जिसमें इवेंचुअली यूएसएसआर को विड्रॉ करना पड़ा क्योंकि उनका बहुत सारे फैक्टर्स थे उसमें. बट यूएस ने बहुत उसमें कंट्रीब्यूट किया. आर्म्स, ट्रेनिंग, मनी, वॉट एवर दे नीडेड, सब कुछ दिया. तो ये 1980s की बात है. और उस समय इतना सारा यूएस इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ गया. पाकिस्तान का लिविंग स्टैंडर्ड्स इंडिया से बहुत अधिक अच्छा हो गया. इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक रीजनेबली हाफ डेवलप्ड कंट्री. रास्ते अच्छे थे, लिविंग स्टैंडर्ड्स अच्छे थे, सब अच्छी अंग्रेजी बोलते थे वहाँ पे. स्कूल्स बड़े अच्छे थे वहाँ के. भारत की तो टूटी फूटी हालत थी उस समय, राइट. तो ये 1980s में पाकिस्तान इतना रीजनेबली डेवलप हो गया था. फिर क्या हुआ कि ज़िया उल हक साहब ने पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम को ट्रांसफॉर्म कर दिया, पूरा रेडिकलाइज कर दिया, और सब बच्चे उल्टी दिशा में जाने लगे. So no science, no progress, go back to fundamentalism, to feed the mujahideen factories, to feed the Taliban. Taliban बाद में आता है, लेकिन terrorism factories, जो बाद में इंडिया में डाइवर्ट हो गया. So ज़िया उल हक साहब 1980s में कभी तो मरे, लेट 1980s में. फिर बेनज़ीर जी आ गई एज द प्राइम मिनिस्टर. उन्होंने तालिबान खड़ा कर दिया, बेनज़ीर भुट्टो ने. तो ज़िया उल हक का देहांत कुछ लेट 1980s के आसपास हुआ. उनका प्लेन एक्सप्लोड हो गया. उनके प्लेन में एक मैंगोज का क्रेट था, वो क्रेट एक्सप्लोड हो गया फॉर सम रीजन. आपको क्या लगता है? यूएस. ओके. उस प्लेन में यूएस एम्बेसडर भी था. सैक्रिफाइस. सो दे वांटेड टू गेट रिड ऑफ ज़िया उल हक. और फिर बेनज़ीर जी आ गई एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PPP. But why did they want to get rid of Zia ul Haq? Maybe he had outlived his utility. You don't want somebody to be too entrenched in power, especially when he is a client. कोई नया लाओ, अभी जैसे इमरान खान का हुआ वैसे ही. इंडिया में क्या हो रहा था ज़िया उल हक के टाइम पे? इंडिया में उस समय पहले इंदिरा जी थी, फिर उनका असैसिनेशन हो गया, फिर राजीव जी आए, फिर उनका भी असैसिनेशन हो गया. फिर ये कुछ वर्ष तक ये सब कोएलिशन गवर्नमेंट्स आए गए. देवेगौड़ा जी आए थे, IK गुजराल जी आए थे, चंद्रशेखर जी आए थे. सब 2-3 महीने आते रहे, और कुछ पूरा इंडिया डिसरे में आ गया. नो प्रॉपर फॉरेन पॉलिसी, नो प्रॉपर इंटरनल पॉलिसी. उस समय कश्मीर में फुल स्केल टेररिज्म शुरू हो गया 1989 ऑनवर्ड्स, जो बेनज़ीर जी ने किया एज एन एजेंट ऑफ द यूएस. तो ये सब चल रहा था उस समय. फिर कोल्ड वॉर भी खत्म हो गया था क्योंकि यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया बाय द अर्ली 90s. सो यूएस वॉज द ग्लोबल सुपर पावर देन. पूरा ये यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया था, और ये फिर जो चाहते थे कर सकते थे. तो पाकिस्तान उस समय फुल्ली टेररिज्म की एक्टिविटीज़ में चला जा रहा था, स्पेशली फ्रॉम द टाइम ऑफ बेनज़ीर भुट्टो ऑनवर्ड्स. तालिबान का उन्होंने क्रिएशन किया विच वॉज यूज टू डिस्टेबलाइज अफगानिस्तान एंड कॉन्कर अफगानिस्तान. तो अफगानिस्तान को उन्होंने कॉन्कर किया वाया द तालिबान फॉर स्ट्रेटेजिक डेप्थ, ताकि इन अ फ्यूचर वॉर विथ इंडिया दे कैन यूज द अफगान्स एज कैनन फॉडर. ये उनका लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है. इसके लिए तालिबान उन्होंने बनाया. और दूसरा उनका ऑब्जेक्टिव था तालिबान बनाने के लिए ताकि पश्तून नेशनलिज्म को सबड्यू करे एंड मेक इट अ रिलीजियस थिंग, नॉट अ पश्तून थिंग. इस पर एक पूरा पॉडकास्ट बनाया हमने. हाँ, हमने किया था. अफगान क्राइसिस हो रही थी, तो अगर लिसनर्स को उस टॉपिक में इंटरेस्ट है वो जाके सुनिए इसके बाद, क्योंकि इस पॉडकास्ट की सिर्फ शुरुआत हुई है. कंटिन्यू. हाँ जी गाइस, तो बिल्कुल बहुत अच्छा है आज का भी ब्रॉडकास्ट, क्योंकि पिछले में तो हमने देखा था नेहरू जी और जिन्ना जी को कि जैसे जैसे चीज़ें हुई, कैसे पार्टीशन हुई, क्या क्या चीज़ें हुई. लेकिन ये कि अगर इसमें देखा जाए
तो आज़ादी के बाद जैसे कि सर ने बोला कि दो देश हुए, एक ईस्ट और एक वेस्ट। तो देख ले कि बाकी चीज़ें कैसे चलती आई भाई, कि पाकिस्तान के स्टार्ट से कैसे हालात थे और इंडिया के कैसे थे। मतलब कि पाकिस्तान का जैसे बता रहे हैं सर कि पाकिस्तान को पहले तो जब इंडिया को ऑफ़र की गई यूएस की तरफ से, तो इंडिया ने नहीं एक्सेप्ट की। अगर कर लेते तो उनका भी हाल कुछ ऐसा हो जाता कि वो अंदर घुस जाते अंदर तक, जड़ों तक, लेकिन उन्होंने नहीं किया। अच्छा किया, चलो थोड़ा मुश्किल टाइम था वो सही था, लेकिन पाकिस्तान ने किया। और आज पाकिस्तान को देख ले कि भाई उस वक्त तो मोटा माल लेते रहे, अब तो पाकिस्तान के पास है कुछ नहीं, बस इधर उधर देख रहे हैं, कोई चीज़ नज़र आ रही है। ये शुरू से चीज़ें होती जा रही हैं, लेकिन जो एक हवस बनी हुई है ना कि अगर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो कश्मीर मसला है, अगर ये हल हो जाए तो हर चीज़ नॉर्मल हो जाएगी। तो इस पर सर ने काफ़ी एक अच्छे से एक्सप्लेन किया कि अगर एक कश्मीर एक मिसाल के तौर पर पाकिस्तान दे भी देगा ना, तो फिर भी कोई चीज़ चेंजिंग नहीं होने वाली, फिर भी वही चीज़ें होंगी जो अभी हो रही, वही हालात रहेंगे। ये बस एक मतलब कि एक इन्होंने अपना एक क्रिएट माइंड बनाया हुआ है कि यार अगर एक नॉर्मल बंदा जो सोचता है, हम भी सोचते हैं कि यार एक जो मसला है ना मेन, वो कश्मीर मसला ही है। अगर हम कश्मीर मतलब कि इंडिया को दे दें या कश्मीर का एक मुद्दा हल हो जाए, तो दोनों कंट्री मतलब कि आपस में मिल बैठेंगी और हर चीज़ नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन ये हर चीज़ गलत है, पाकिस्तान जो भी कर रहा है फिर भी वो ही करेगा। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन ये कि अगर देखें ना, उस वक़्त का जो एक फ़ैसला था कि एक आपने किस पक्ष में जाके बैठना है, वो अगर एज ए मतलब देखा जाए इंडियन गवर्नमेंट या नेहरू जी ने तो वो एक सही स्टेप लिया था कि वो मतलब किसी पक्ष में जो है ना उन्होंने बैठने के लिए वो तैयार नहीं थे। लेकिन उसका बाद में खैर उनको 2 साल बाद जो है ना वो डाला। लेकिन कुछ लोग समझते हैं कि उन्होंने गलत फैसला किया था उस वक्त, क्योंकि एक सीन चल रहा था, एक साइड के ऊपर बैठ जाते तो फिर जो है ना वो हो सकता है मामलात उस साइड के ऊपर ना जाते कि ये जो मतलब वार एक उनको बाद में झेलनी पड़ी वो ना झेलनी पड़ती। लेकिन बहरहाल जो होता है बेहतर के लिए होता है। अगर उस वक्त वो साइड पे गए हैं तो आज भी जो है ना वो अपने पाँव पे तो कम अज़ कम है ना किसी की जो है ना वो। लेकिन ये कि एक तो भाई जिस तरह उन्होंने पहले पार्टीशन के हवाले से इन्होंने गोरों ने या सारे सभी ने मिलकर एक प्लान बनाया, वो पार्टीशन की, उसके बाद इस खिते को जो है ना वो एक दो जो आप कह लें कि हम तो यही समझते हैं कि इंडिया को मतलब अपने पाँव पे खड़ा ना होने देने के लिए यहाँ पे कुछ जो है ना एक्टिविटीज़ उन्होंने जो है ना वो जारी रखी थी और अभी भी उसके जो ऊपर जो है ना वो फुली वो काम कर रहे हैं। अब आगे पाकिस्तानी गवर्नमेंट या इसके ऊपर जो प्राइम मिनिस्टर आता है या कोई भी मतलब एक ऊपर ओहदे के ऊपर आता है और वो मतलब उस साइड के ऊपर अपनी साइड चेंज करने की कोशिश करता है, तो उसके साथ क्या होता है तो वो आपके सामने रिजल्ट है। जनरल ज़िया को देख लें, उसका भी क्या था, बेनज़ीर का भी देख लें। मतलब ये कह लें कि जब उनसे कोई मतलब निकल जाता है तो वो एक उसको जो है ना वो साइड के ऊपर कर दिया जाता है या उसके ऊपर कोई ना कोई ऐसा सीन बन जाता है। इमरान खान भी आपके सामने ही है। तो ये चीज़ें जो है ना वो मतलब हम तो यही समझते हैं कि ये पाकिस्तान में ये चीज़ें चलती रहनी हैं, ये कभी ख़त्म नहीं होनी। क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो जो सीन बना हुआ है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि हम जो है ना वो किसी ना किसी तरीके जो है ना इन चीज़ों से निकल जाते हैं। क्योंकि अब तकरीबन हर कंट्री जो है ना वो कोशिश कर रहा है कि वो किसी के वो पक्ष वाले मामले जो है ना उसको चेंज करे और अपने हिसाब से जो है ना वो चीज़ों को चलाए। लेकिन ये कि हमारे अंदर वो हमारी जड़ों के अंदर ही वो चीज़ें इस तरह घुस गई हैं कि अगर हम ये नहीं करते तो हमारा उसके बगैर गुजारा ही नहीं। जिसका आप देख लें कि आपके ऊपर कर्जे ही इतना बन चुका है कि जब तक वो मतलब आप किसी साइड पे बैठते नहीं या कोई मुल्क आपके साथ बड़ा खड़ा नहीं होता या उस वक्त तक आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते। सर्वाइव अभी भी नहीं कर सकते, वो तो मामला बहुत। लेकिन फिर भी चलो उन्होंने एक आपको ड्रिप लगाई हुई है, वो जो कहते हैं कि आप थोड़ा थोड़ा करके आपके अंदर चीजें आ रही हैं और जो है ना वो आप अपना आपका चलता रहे बस सांस से। देखो ना, हर कंट्री ने अपने आप को चेंज किया, हर कंट्री ने अपने जो हालात अब ऐसा आ जाए, चाइना में आ जाए, इंडिया पाकिस्तान जो भी कंट्री है ना, बांग्लादेश में, वो उनके भी यही हालात रहे हैं। कोई नहीं एक मतलब कि शुरू से जन्म से ही एक मतलब कि एक इकनॉमिक उनकी आई थी और मतलब कि अमीर तरीन ममालिक हो गए। आप चाइना में देख लें, वो माओ ने कितनी
तबाही मचाई हुई थी, चाइनीज लोगों को मारा, जो उसके खिलाफ मतलब के खड़ा होता था उसको वो मतलब के एक मार देता था, कितने लोगों को उसने मतलब के यहाँ तक के एक लोगों पर आप जुल्म ही देख लें कि एक चाइना को उसने एक उठने नहीं दिया शुरू से, लेकिन वो भी हालात उन्होंने अपने आप चेंज कर ही ले। एक लोग मतलब कि उधर भी आपने उन्होंने देखा कि ऐसे नहीं चलना, तो उन्होंने अपनी कंट्री चेंज की, उन्होंने उसको मतलब के एक साइड पर लगाया जो जो उस में मतलब के उसके साथ थे। लेकिन एक वाद कंट्री पाकिस्तान है जो कि अभी तक भी वही चीज़ें फेस कर रहा है और वही एक मतलब के सूरत हाल में अभी भी पड़ा हुआ है, और कोई आगे एक चांस भी नहीं मतलब के नज़र आ रहा कि आगे जाकर यार कुछ चीज़ें चेंज हो जाएंगी। कोई मतलब के आगे ना तो फ्यूचर नज़र आ रहा ना कोई और चीज़ नज़र आ रही है। हाँ, ताकि अभी भी लोग यही समझते हैं कि ऐसे ही पाकिस्तान में चलना है, कभी किसी का लाए बन गया, कभी किसी का लाए बन गया, जिधर से और होना फायदेमंद मान भी लिया लेकिन आप उधर देखो ना होना। जो कश्मीर के ऊपर प्राइम मिनिस्टर नेहरू का एक जो मौक़िफ़ था ना कि मतलब जिस तरह वो एक सीन क्रिएट हुआ जहाँ से जो है ना वो फौज गई या वो कबैली गए, उन्होंने सब कुछ किया, उधर से इंडियन आर्मी ने जो है ना ऑपरेशन शुरू किया, तो वहाँ पे अगर स्टॉप ना लगता तो इसमें कोई शक नहीं है कि उस वक्त ही ये मामला जो है ना वो बैठ जाना था। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, वो जो है ना वो दौड़े दौड़े यूएन में चले गए और वो वहाँ पे जो है ना वो एक केस फाइल हो गया, और उसके बाद जो है ना वो डिसाइडेड हो गया कि भाई पाकिस्तान ये करेगा, उसके बाद इंडिया ये करेगा। वो एक चीज़ ऐसी लटकी कि वो अभी तक जो है जी तो बहुत इनोसेंट थे यार। देखो ना पहले इसके हवाले से तो यही लग रहा है कि इतना एक innocent मतलब होना कि नहीं चाहिए। न्यूक्लियर पावर एक मतलब कि ऑफर की अमेरिका ने, अगर बन जाते तो इंडिया और चाइनीज वार होते ही ना, ऐसी भाई चीज है, वही वही कह रहा हूँ चीजें ना। होती ना होती, अगर उस वक्त वो मान जाते तो आज लेकिन उनके वो भी चीज़ हालात है ना कि ऐसे वो होते। उस वक्त के हवाले से शायद हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान उस वक्त इंडिया को ये चीज़ कर लेनी चाहिए थी, लेकिन हो सकता है कि उनको ये बेहतर लगा हो ना कुछ हो लेकिन गया। जो कश्मीर के हवाले से जो लग रहा है ना उस वक्त ये मामला जो है ना वो ठप हो जाना था, और हो सकता है आपके हालात जो है ना थोड़े डिफरेंट होते, लेकिन जो होता है अच्छे के लिए ही होता है भाई। तो अच्छे के लिए ये नहीं हुआ। ये हाँ। पार्ट अच्छा था भाई, तो देखेंगे नेक्स्ट पार्ट भी ज़रूर। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।